बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। इस बीच बड़ी अपडेट, देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर उत्तराखंड खेल विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम जहां समस्त खेल परिवार ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया, तो वहीं उत्तराखंड के कई उदीयमान खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया और इस दौरान सीएम ने मुख्यमंत्री खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया और साथ ही आपको बता दें कि योजना का शुभारंभ भी किया मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री ने खेल से संबंधित कई घोषणाएं भी की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद खेल मंत्री रेखा आर ने मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा की जमकर तारीफ की। ऐसे व्यक्तित्व का परिचय यहाँ आपके मध्य में आया है, जिन्होंने जिस समय खेला और ऐसा खेला कि पूरे विश्व में खेल का नाम, भारत का नाम, अपना नाम रोशन करने का काम किया। और जो हॉकी जैसे खेल का परिचय जो है ओलंपिक के पटल पर जो है अपने भारत का झंडा लहराने का काम किया है। वहां से ये महसूस होता है कि जब उस समय इतने साधन संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद भी यदि आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है और आपको अच्छा प्रशिक्षणकर्ता मिल जाता है, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वह हमें मेजर ध्यानचंद जी के दृढ़ संकल्प पे हमें दिखता है। उन्हें जादूगर लोग यूं ही नहीं कहते, जिन्होंने 1000 गोल किए और 1000 में से 400 से 500 गोल उनके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के गोल जो है वो दर्ज है। तो ऐसा व्यक्तित्व आप सब के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा है। और खेल के क्षेत्र में उपलब्धि होनी चाहिए तो मेजर ध्यानचंद जी की तरह होनी चाहिए, जहां संसाधनों के अभाव में नहीं बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा के साथ में, मिले हुए संसाधनों के साथ में कैसा उपयोग किया जा सकता है, वो आज हम सब जैसे खिलाड़ियों को सीखने की भी आवश्यकता है। और जब उस समय किया जा सकता है तो आज के समय में तो माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार का सहयोग खेल विभाग और खिलाड़ियों के लिए किया है, वह तो मैं कह सकती हूँ कि इतिहास में इससे पूर्व कभी भी खेल इतना केंद्र बिंदु में रहते हुए उस पर कभी इतनी कार्रवाई या इतना काम नहीं हुआ। हमारे प्रमुख सचिव ने जिस प्रकार से यहाँ पे कहा कि वाकई खेल नीति से पहले 2021 में जब खेल नीति आई तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ही नेतृत्व में खिलाड़ियों के हित में खेल नीति लेकर आई गई और उसको लगातार इंप्लीमेंट करने का काम इन 2022-2023 में जिस प्रकार से हुआ। यदि हम उत्तराखंड के पुराने इतिहास में जाते हैं तो खेल में इतना काम मैं समझती हूँ कि शायद कभी नहीं हुआ, और यह संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कारण, यह संभव हुआ है युवा मुख्यमंत्री जी के ही कारण, यह संभव हुआ है उनके बच्चों के प्रति और खेल के प्रति जो उनका प्रेम भाव है उसके कारण। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद हम सब लोग यहाँ पर गाते हैं। आज लगातार खेल नीति के तहत में खिलाड़ियों के नगद पुरस्कार बढ़ाने का विषय आता है। खिलाड़ियों की भोजन की थाली की कीमत जो वर्षों वर्षों तक नहीं बढ़ी, उसको बढ़ाने की बात आती है। यदि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को भी खेल के कल्चर से जोड़ने की बात आती है, उस पीढ़ी को जो कि आगे चल के ओलंपिक तक का सफर करेगी, उस गांव में रहने वाले बच्चे तक को भी आर्थिक सशक्त करे खेल के दृष्टिकोण से, यदि वो विचार कहीं पर आता है तो क्योंकि इसका परिणाम दूरगामी होने वाला है, तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ही वजह से संभव हो पाया है, जहां हमने 8 से लेकर 14। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां सोमवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार के दौरे पर रहे और जहां उन्होंने दीव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम में प्रतिभा किया। इससे पूर्व उन्होंने शिवालय में रुद्राभिषेक करते हुए देश की मंगल कामना के लिए पूजा की। G20 की थीम वासुदेव कुटुंबकम पर आयोजित व्याख्यान माला में भागवत ने कहा कि आत्मा और परमात्मा सर्वत्र है, दुनिया में जो भी विविधता है उससे हमारा आत्मीय संबंध है, हमें स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कुटुंब के लिए जीना है। उन्होंने कहा कि भारत का उत्थान विश्व कल्याण के लिए हुआ, हमें इस अर्थ को समझने की जरूरत है। विश्व में विविध माध्यमों से और आगे जाएगा और ये हम सबको
सबको मिलके 142 करोड़ के देश को इस जीवन में खड़ा करना पड़ेगा। तो वो तो विश्वगुरु कहलाएगा ही, लेकिन ये दुनिया भी एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनेगी उसके संपर्क से। ऐसा ही भारत खड़ा होने के लिए उसका उत्थान हो रहा है। भारत का उत्थान भारत के अपने लिए नहीं है, विश्व के कल्याण। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सभी जिले के जिला अधिकारियों को जन समस्याएं सुनने के लिए लगभग 2 घंटे का समय देने की बात कही, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस पहल को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले ये फायदा होगा कि जिले के जितने भी अधिकारी हैं वो इस बात को लेकर सीरियस रहेंगे कि जब जिलाधिकारी खुद लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे तो वह भी आने वाले समय में इसको लेकर गंभीर होंगे। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इससे जनता की समस्याओं का समाधान जल्द हो सकेगा और जनता के अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे। नहीं, वो अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगा रहे हैं, जब मंत्री अपने प्रभारी जिलों में जाके जनता के बीच में बैठ रहे हैं, तो अधिकारी को भी जनता के बीच में बैठने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और जब अधिकारी भी जनता के बीच में जाएंगे और डीएम के स्तर का अधिकारी जब जनता के बीच में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं उनके कामों को धरातल पे उतारने में तेजी होगी। अधिकारियों में एक सीरियसनेस रहेगी कि सबसे बड़ा जो अधिकारी जिले का है वो जिलाधिकारी है। जब वो जनता के बीच में बैठ के जनता की समस्या सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम धरातल में जल्दी उतरेंगे और एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री जी की, सराहना। तो देहरादून में वन विभाग के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि प्रदेश में गुलदार के बाद सबसे बड़ी समस्या सांप बन गए। ये स्थिति तब है जब 80% से ज्यादा सांप जहरीले नहीं है। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल बताते हैं कि मॉनसून के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया गया कि सांपों की गतिविधियां बढ़ जाती और वह जमीन के बाहर निकलने लगते। बड़ी बात यह है कि इस दौरान कई लोगों को सांप काट लेते हैं, जिससे उनकी जान चली जाती है और वह अब इसके लिए एक विशेष अभियान शुरू करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज देखिए, बरसात में हमेशा सांप का निकल, जब बरसात की धूप आती है तो उसके बाद सांपों का निकलना होता है। और इसमें बात सही है कि इस बार ये बड़े परिणाम जो सुनने में आया कि सांपों से काफी लोगों का निधन हुआ। तो इसको रोकने के लिए भी निश्चित रूप से वन विभाग एक मिशन के रूप में इसको लेगा और हम एक नई योजना बनाकर इसको देखेंगे। आज देखिए, बरसात में हमेशा सांप का निकल, जब बरसात की धूप आती है तो उसके बाद सांपों का निकलना होता है। और इसमें बात सही है कि इस बार ये बड़े परिणाम जो सुनने में आया कि सांपों से काफी लोगों का निधन हुआ। तो इसको रोकने के लिए भी निश्चित रूप से वन विभाग एक मिशन के रूप में इसको लेगा और हम एक नई। मसूरी में हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के टाउन हॉल में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पतंजलि योग पीठ से आचार्य बालकृष्ण और विशिष्ट अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश पंत ने कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर जौनसारी लोक गायक रेशमा शाह, मनोज सागर और कई बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी, जहां पर बच्चों ने कार्यक्रम ने सभी मन को मोह लिया। और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब वह फौज में थे तो उनकी कलाई में राखी बांधने वाली कोई बहन नहीं थी और आज उनको हजारों की संख्या में बहनें राखी बांधकर उनको आशीर्वाद देती हैं। ये कुंभ है, यहाँ जो बहनों की रक्षा का संकल्प जो लेने के लिए देश की सभी बहनें वो हमारी बहनें हैं, उसका ये एक जागृत उदाहरण है जो माननीय हमारे विधायक और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं हमारे जोशी जी ने जो प्रारंभ किया है वो सबके लिए अनुकरणीय है। वास्तव में देशवासियों के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। पूरी तरह से प्रयासरत है। पतंजलि इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहा है। देश के लाखों बहनों को, माताओं को हम लोगों ने अलग अलग योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। अब भारत सरकार की भी जो NRLM योजना के तहत जो स्वयं जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए भी हम योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, सरकार के साथ मिल करके भी काम कर रहे हैं।
आपने लोगों की दुख की जरूरत को छेड़ दिया। हर बार मेरे राखी के पर्व पर लगातार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये इन बहनों का मेरे प्रति विश्वास है। मुझे याद है घटना, जब चुनाव चल रहा था उससे पूर्व में सही सम्मान यात्रा में पूरे प्रदेश में घूम रहा था, तो मेरे एक मित्र का फोन आया कि जोशी जी अपनी विधानसभा की चिंता करो। तो मैंने कहा था मेरी विधानसभा की चिंता मेरी बहनें करती हैं। 20,000 बहनें मुझे राखी बांधती हैं और हर बार मेरी जीत का अंतर बढ़ता जाता है। यही बहनें, इनका विश्वास मेरी ताकत है। और आज जिस प्रकार से कल देहरादून के अंदर सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी, 15,000 से अधिक बहनों ने मुझे राखी बांधी। आपने लोगों की दुख की जरूरत को छेड़ दिया। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। नंबर 1 बन उत्तराखंड को मिला सम्मान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां बागेश्वर उपचुनाव कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए उत्तराखंड से प्रभारी रेखा वर्मा बागेश्वर रवाना हो गई। अल्मोड़ा में रेखा वर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। रेखा वर्मा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में आज वो जनसभा और महिला सम्मेलन में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के लिए आशीर्वाद मांगेंगे और उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता से वोट अपील की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी 5 सीटों पर फतह हासिल करेगी। 7 टिकट को लेकर कहा कि टिकट केंद्रीय नेतृत्व करता है। ने प्रत्याशी दिया है पार्वती जी को, उनको जनता का बड़ा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे जितना मैं वहाँ की फीडबैक ली है, वहाँ पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम सब लोग आज चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। 2 सभाएं हम लोग करेंगे, एक महिला सम्मेलन है और दूसरा जनसभा है एक हमारी। हम सब लोग जाएंगे और उनके लिए अपील करेंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और आशीर्वाद मिल भी रहा है। इन्हें प्रत्याशी दिया है। अल्मोड़ा में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव की जंग भी तेज हो चली। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सितंबर तक बागेश्वर में ताबड़तोड़ जनसभाएं और चुनाव प्रचार करेंगे। बागेश्वर रवाना होने से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा की कांग्रेस की जीत का दावा किया है। तो वहीं हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर में कड़ी चुनावी टक्कर में इस बार बसंत खिलेगा। उत्तराखंड 2022 में जो परिवर्तन नहीं ला पाया, बागेश्वर उपचुनाव में इस परिवर्तन की शुरुआत होगी। बीजेपी के कुशासन को उखाड़ने के लिए बागेश्वर की जनता एकदम आगे आकर कांग्रेस को वोट देगी। ये कांग्रेस के लोगों ने और बागेश्वर के लोगों ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है। लोग उत्तराखंड जो 2022 में परिवर्तन नहीं ला पाया, अब बागेश्वर के साथ उस परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं। भाजपा के कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कदम आगे। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसूनी ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का यह बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जिला प्रशासन के माध्यम से सत्ताधारी दल इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग कर रहा और विपक्षी दलों की आवाज को दबाने का काम भी किया जा रहा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बागेश्वर यूपी चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर भी पाबंदियां लग रही है, वह भी निंदनीय है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बागेश्वर के उपचुनाव में आप बीजेपी को यहां सेट अपने हाथों से दिखा रही है और इसके लिए उनके द्वारा तानाशाही रवैया अपनाने का काम भी किया जा रहा। पत्रकार वार्ता को बिना सूचना विभाग के संस्तुति के पत्रकार कवर नहीं कर पाएंगे, उनको परमिशन दिखानी होगी। ये एक नया निजाम देखने को मिल रहा है और हमारे ये 2 कार्यकर्ता जो हैं, एक का नाम है
भुवन फरसवान और दूसरे का भीम कुमार, ये युवा कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी हैं। इनको धारा 107, 116 में शांति भंग का नोटिस मिल चुका है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने वाला ये दुस्साहस लग रहा है कि सीमित संसाधन में हमारा कार्यकर्ता जो वहां पर कार्य कर रहा है, और क्योंकि वहां कांग्रेस आज की तारीख में भी बहुत मजबूत स्थिति में है, इसलिए पुष्कर सिंह धामी सरकार को अपनी कुर्सी खिसकती हुई दिख रही है, अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। त्योहारों का मौका आते ही राज्य का खास सुरक्षा विभाग भी एक्टिव मोड पर आ जाता है, लेकिन खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट के मामले में वो भी नाकाम ही साबित हो रहा है। आलम यह है कि रक्षाबंधन के लिए जा रहे खाद्य सामग्री के सैंपलों की रिपोर्ट आने में लंबा समय लगेगा, जिसको लेकर अधिकारी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बताते चले कि पूर्व में भी त्योहारों के मौके पर FDA के द्वारा सैंपल लिए गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई, जो बताता है कि विभाग के अधिकारी सैंपलिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं। FDA की ज्वाइंट कमिश्नर RK सिंह ने बताया कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए विभागीय स्तर पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। इसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जो हमारे मुख्यालय स्तर पर है और इनके द्वारा लगातार अभियान चलाया जाना शुरू किया जा चुका है और हम लोग अपने फूड एंड सेफ्टी व्हील के माध्यम से भी लोगों में जन जागरूकता पैदा कर रहे हैं। यदि खाद्य पदार्थ तुरंत उस पर जांच पर गलत पाया जाता है, अनसही पाया जाता है या उसके नियमानुसार मानक अनुसार नहीं है, उसको तुरंत नष्ट कर दिया जा रहा है। देखिए इसको अल्मोड़ा में सेना के जवानों को महिलाओं ने राखियां बांधी। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने राजपूत रेजिमेंट के दर्जनों सैनिकों को राखी बांधी। गोरखा हॉल में हुए इस आयोजन में सेवा के जवानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। जवानों को राखी बांधने वाली महिलाओं ने कहा कि देश की सेवा कर रहे जवान अपने परिवारों से दूर रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। सैनिकों के सम्मान के लिए हम उन्हें राखी बांध रहे हैं। देश के जवानों को जो यहाँ पे इस समय यहाँ पर अल्मोड़ा में है, राजपूत रेजिमेंट के जवानों को हम लोग राखी बांधने आए हैं और ये कार्यक्रम को हम करीब 12 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें कि हम अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्टेड हैं उनके परिवार वाले सब दूर दूर ही हैं। तो इस समय उनको राखी बांध के हम चाहते हैं कि हम उनका सम्मान करें और ये राखी के त्यौहार पे हम लोगों के लिए भी बहुत एक ऐसा मौका है जो कि हम सोचते हैं कि ये। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।